जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिल ही चुकी है कि रिजल्ट आ चुका है। लेकिन रिजल्ट एक अपने साथ एक दुख भी लाया और दुख यही है कि रिजल्ट का जो स्कोर है वो मार्क्स में ना होके नंबर्स में ना होके वो परसेंटाइल में हो। और स्टूडेंट को सबसे पहली तो दिक्कत ये आ रही है कि परसेंटाइल को मार्क्स में कैसे बदले। तो परसेंटाइल को आप मार्क्स में तो एज इट इज तो नहीं बदल सकते। अगर आप सोचें कि आप एक्यूरेटली अपनी परसेंटाइल को मार्क्स में बदल लेंगे तो ये तो अभी के लिए मुझे जितना दिख रहा है, चाहे कोई भी आ जाए मतलब और कोई भी यूट्यूबर हो ये कहे कि मतलब वो बदल देगा। एक आप मतलब उन मार्क्स के लमसम में जा सकते हैं। मतलब परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल क्या बताता है कि आपसे कितने लोग पीछे हैं। अगर मेरी 90 परसेंटाइल है, अगर मेरी 90 परसेंटाइल है तो इसका मतलब ये है कि मेरे से 90% लोग मेरे से पीछे हैं और सिर्फ 10% लोग मेरे से आगे हैं। तो परसेंटाइल हमें ये दिखाता है। ओके, तो जब परसेंटाइल मोस्ट ऑफ द टाइम तभी दिया जाता है मतलब एग्जाम्स के रिजल्ट में, जब बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मलाइजेशन और कई अलग-अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, तो इस तरह की चीज़ है। एक तो ये चीज़ है। तो आप पहली बात पैनिक ना करें। इस साल जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो मेरिट लिस्ट रहेंगी वो आपके परसेंटाइल के बेसिस पे रहेंगी। तो इसका कोई विशेष रूल नहीं है कि आप मार्क्स में ही ज़रूरी हैं। तो आपकी मेरिट लिस्ट जब बन जाएँगी मतलब आपके परसेंटाइल के बिहाफ़ पे तो कोई इश्यू ही क्रिएट नहीं होगा कि आपका अरे रिज़ल्ट मार्क्स में है कि परसेंटाइल में। देयर इज़ नो इश्यू रिगार्डिंग दिस अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो ये तो श्योर है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है इस बार मार्क्स में रहने वाला है, 100% श्योर, पहली बात। दूसरी बात, हम मेन जो बात करेंगे, एक हमने एनालिसिस का वीडियो डाला हुआ है पहले से ही, जो कि है कि जो 2025 में एनसीटी रिजल्ट आया, उसके साथ एक प्रेस रिलीज एनटीए जारी करता है। उसमें एनालिसिस दी होती है कितने बच्चों ने हाईएस्ट मार्क्स पाए, कितने बच्चे ऐसे रहे जिनकी हाईएस्ट परसेंटाइल रही सब्जेक्ट वाइज, कितने बच्चे कैटेगरी वाइज, कितने ने अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन किया एनसीटी के लिए, कितने अपीयर्ड हुए। इन सभी पे मैंने एक जब डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में बना रहा था और जब मैं उसे पढ़ रहा था पीडीएफ को जो उन्होंने रिलीज करी है, तो उसमें एक एनालिसिस के लिए एक पॉइंट ये था कि जो लगभग इस बार बीए बीएड से ज्यादा बीएससी बीएड में कट ऑफ आई जाएंगी, क्योंकि 26 के करीब बच्चे केमिस्ट्री में अपियर्ड हुए हैं एग्जाम में। केमिस्ट्री में, ओके ना, केमिस्ट्री में ये बच्चे अपियर्ड हुए हैं। ओके, उसके बाद बात करें फिर फिजिक्स में 25 के अपियर्ड हुए। ओके ना, ये फिजिक्स में अपीयर्ड हो गए। ओके, अब फिजिक्स में अपीयर्ड हो गए। अब उसके बाद बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ भी लगभग 50 के करीब, मतलब 50 के करीब स्टूडेंट बायोलॉजी में अपीयर्ड हो गए। ये बायोलॉजी में हो गए। ओके, मैथ में थोड़े कंपेरेटिवली देखा जाए तो कम हुए। मैथ में बीकेन से 11,000 के करीब स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, 11 के करीब। ओके ना, 11 के इन मैथ, एम फॉर मैथ। ओके, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। तो ये चीज है, थोड़ा अभी टेक्निकल इतनी मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो ड्यू टू दैट राइटिंग में थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इन अ बेटर वे। ओके, तो उसमें ये मुझे देखा कि इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि लगभग इस बार जो कंपटीशन है वो थोड़ी ज्यादातर कंपटीशन देखा जाए तो वो बीएससी बीएड का ज्यादा रहने वाला है। तो इसीलिए जो आपको परसेंटाइल स्लाइडली आपको जो सेफ स्कोर वाला वीडियो जब आप बीए बीएड का देखेंगे, उसमें आपको बीएससी बीएड की परसेंटाइल्स हाई मिलेंगी। अब बीकॉम बीएड के स्टूडेंट ये कहेंगे हमारे लिए तो कोई परसेंटाइल का या सेफ स्कोर का वीडियो आता नहीं। तो बीकॉम बीएड के स्टूडेंट के लिए ये खुशखबरी है कि जितने स्टूडेंट ने लगभग अप्लाई किया है उन सबको अपनी मनपसंद सीट मिल जाएगी। अच्छा, एक तो ये हो गया। तो बीए बीएड की कट ऑफ, जब बीएससी बीएड की कट ऑफ आई जाती है तो बीए बीएड की कट ऑफ खुद कम हो जाती है, और 28 के करीब लगभग इस बार मेरे जो मैंने जो पूरा एनालिसिस किया उसके हिसाब से मुझे लग रहा है 26 के करीब तो बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट, यानी वी कैन से कि जो स्टूडेंट है जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से एग्जाम दिया है। साइंस स्ट्रीम से एग्जाम देने का एक मतलब ये भी माना जाता है आज के समय में कि आप बीएससी बीएड परस्यू करना चाह रहे हैं। लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं कि लगभग 24 से मतलब 22 से 24,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब बीएससी बीएड में एडमिशन लेंगे, मतलब लेने के लिए इस एग्जाम को दिया है। लेकिन अब कंपटीशन कैसे कम होता है भाई, सीयूटी में मान लो आप इन जो 22,000 स्टूडेंट मैंने कंक्लूजन निकाला, ड्रॉ किया, उसमें से सीयूटी में आप कितने कम करेंगे, कितने भी कम। तो सीयूटी में आप मान के चलें कि सीयूटी में एटलीस्ट 5,000 स्टूडेंट सीयूटी में चले गए। फिर नीट में बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा एंड डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम है नीट के अंडर, जैसे नर्सिंग वगैरह भी है जो नीट के अंडर है। ओके ना, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। तो नीट के अंडर भी कम से कम कंपटीशन नीट भी ले जाएगा, कम से कम 2,000 बच्चों को, बायो वालों को नीट भी ले जाएगा भाई, है कि नहीं। तो नीट को जब नीट के 2,000 भी हमने 2K माइनस कर दिए, ओके ना, और उसके बाद बात कर लें जेई के भी हम 2K मान लेते हैं भाई, जेई के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। 2K अगर नहीं लिए तो हमने 2K जेई के मान ले, ओके ना।
मैंने अभी JEE कर दिया, ओके ना, तो सिर्फ डबल ई नहीं किया, JEE नहीं किया, ओके ना, तो इनके हम ऐसे मान सकते हैं कि 7-8 हजार इंस्टीट्यूट मतलब स्टूडेंट ऐसे कम हो जाएंगे। दूसरा क्या है, कंपटीशन क्यों लो जाएंगे, एनआईटीज वगैरह में, आरआईज वगैरह में बाद में कंपटीशन इसलिए लो चले जाते हैं, आरआईज वगैरह में तो और एनआईटीज में थोड़ा सिक्योरिटी का इशू कम रहता है। पेरेंट्स अक्सर इस एग्जाम में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस एग्जाम में गर्ल्स बहुत ज्यादा अपीयर्ड हुई हैं। ये मैंने देखा कि जो टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट हैं उनमें से 25 to 28 के गर्ल्स अपीयर्ड हुए हैं। उस एनालिसिस वाले वीडियो में आपको प्रॉपर नंबर मिल जाएंगे। यहाँ मैं जो मुझे रिमाइंड में कर पा रहा हूँ उसके भी पे बता रहा हूँ। तो गर्ल्स को क्या रहता है, अक्सर पेरेंट्स, उनके फैमिली इश्यूज और डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज के कारण गर्ल्स को अक्सर क्या है, उसकी वजह से कम गर्ल्स काउंसलिंग में अपीयर होती हैं। और जब काउंसलिंग में स्टूडेंट कम अपीयर होते हैं तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 1 = लगभग 6 सीट रहेंगी, मतलब 18 हजार मतलब टोटल बच्चे रहेंगे। कंपटीशन सारा कम होके हम कह सकते हैं कि 18 हजार बच्चे काउंसलिंग में अपीयर होंगे और सीट्स लगभग 3000 रहेंगी। टोटल सीट्स हैं इस बार वी कैन से कि 7000 के करीब सीट्स हैं, ओके, 7100 सीट्स हैं। तो उसमें से वी कैन से 3500 यानी 3500 सीट BA BEd के लिए हो जाएंगी, ओके। और उसमें कंपटीशन लगभग 1:5 स्टूडेंट वर्सेस, मतलब एक सीट के लिए 5 बच्चे कंपीट करते नजर आएंगे। यहीं जब हम BSc BEd में बात करें तो 3000 सीट पे 18000 स्टूडेंट होंगे। तो 1 सीट के लिए 6 स्टूडेंट कंपटीशन करते हुए नजर आएंगे पहली बार। तो कंपटीशन इतना होने वाला है, एक तो ये चीज है। अभी मैं ये मतलब डिस्कशन करके बता रहा हूँ, बाद में मैं बताऊंगा भी कैसे कैसे चीजें वर्क करेंगी। उसके बाद बची हुई जो सीट्स रह गई लगभग 600 सीट्स, वो बीकॉम BEd के लिए हो जाती हैं। 600 700 ऐसे ही कुछ सीट्स हैं। मैं अप्रोक्सीमेशन में मतलब अप्रोक्सली चीजों को बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चीजें वर्क करेंगे, ओके। अब कट ऑफ स्लाइटली मतलब लो क्यों होती जाती है, पहली बात करें, सबसे ज्यादा जो लोड रहेगा चाहे BSc BEd या BA BEd या बीकॉम BEd में, वो रहेगा जनरल अनरिजर्व के जो बच्चे हैं। और इसमें एक ये जो हाईएस्ट लोएस्ट ये पहले वाला है, इस हाईएस्ट लोएस्ट से आपको बहरहाल अभी कोई मतलब नहीं है, ओके। अभी हम सिर्फ परसेंटाइल की बात करेंगे। और परसेंटाइल हाईएस्ट लोएस्ट का मतलब यहाँ के एक ये भी हो सकता है कि आप मतलब जो परसेंटाइल आपकी इतनी होनी चाहिए मिनिमम में, और अगर किसी मतलब कुछ कंडीशंस में कम भी होगी तो बाद में आपको स्पॉट राउंड वगैरह में एडमिशन मिलते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया तो वो मतलब पत्थर की लकीर हो गई, आपको एडमिशन नहीं, 100% आपको एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है, ओके। एक तो ये चीज है। अब यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, चीजें कैसे कैसे वर्क कर रही हैं, ओके। PCM स्टूडेंट के लिए, बीकॉम BEd स्टूडेंट के लिए, हाँ, सबसे ज्यादा मैंने कहा बर्डन जो आता है हमेशा जनरल कैटेगरी पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट बिलीविंग एनी कैटेगरी एनी कास्ट स्टूडेंट and there is no, I'm not saying that this is a discrimination. Reservation policy is good at their place, मेरे हिसाब से। ये चीजें मैं एक एनालिसिस के तौर पर बता रहा हूँ कि वर्डन जो कैसे आता है वो मैं बात कर रहा हूँ। OBC NCL का मान लो कोई स्टूडेंट है और उसके मार्क्स जनरल अनरिजर्व के बच्चे से ज्यादा है तो उसे अनरिजर्व कंसीडर कर लिया जाता है और OBC NCL की सीट खाली हो जाती है। उसी तरह से SC ST या EWS के किसी भी कैंडिडेट, EWS भी जनरल के ही सारे कैंडिडेट होते हैं, अगर इनके मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे से ज्यादा होते हैं जनरल अनरिजर्व से, तो उन्हें कंसीडर कर लिया जाता है अनरिजर्व कैंडिडेट और जो EWS या ST या SC या OBC NCL की सीट खाली हो जाती है। तो एक तो कट ऑफ बाकी कैटेगरीज के लिए ऐसे डाउन होती है। दूसरी कट ऑफ कैसे वर्क करती हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को IIT चाहिए, हम बात करते हैं NITs IITs और RIs। तो क्या करते हैं, हम IITs से शुरू करते हैं या हम नीचे से शुरू करते हैं। जैसे सीट खाली हुई RIs या NITs में, तो सॉरी RIs या IITs में सीट खाली हुई तो NIT वाले बच्चे ऊपर की तरफ जाएंगे, ओके। या तो वो NIT IIT जाएंगे, इवन कुछ तो बच्चे क्या होते हैं वो IITs की जगह RIs को लेते हैं, ओके ना। तो IITs में डेफिनेटली कंपटीशन कम होता है, जो थॉरोली पूरा कंपटीशन RIs पे आ जाता है तो IITs में कंपटीशन कम हो जाता है, ओके। और सेम अब क्या होता है, जब IITs में कंपटीशन कम होगा तो NIT वाले बच्चे ऊपर खिसक के IITs में चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले बच्चे NITs में आ जाएंगे, ओके। और फिर स्टेट यूनिवर्सिटी वाले बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आ जाएंगे, ओके। और गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटीज में आ जाएंगे। तो कंपटीशन ऐसे वर्क कर रहा होता है, पहली बात। तो मैंने इसी तरह से दे रखा है आपको बैकअप कैसे सेट करना है, RI फिर IIT फिर NIT फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी फिर स्टेट यूनिवर्सिटी फिर गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आपके मार्क्स लो या एवरेज वगैरह हैं, ओके। उस कंडीशन में अगर आपके टॉप मार्क्स हैं तो IITs NITs वगैरह को अपना टारगेट कर लें। और अगर कोई जैसे PCB वालों के लिए NIT जालंधर से एडमिशन ले रही है, बाकी सब PCM वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं उसमें, मतलब IITs और NITs में। और RIs में आप PCB और PCM सभी स्टूडेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी PCB, मोस्ट ऑफ दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PCB PCM दोनों स्टूडेंट, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट कॉलेज में भी सेम सिस्टम चलेगा, ओके। CBZ एंड PCM दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं।
ये चीज आपको अब तक समझ में आई होगी। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा खिंचता जा रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ चीजों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो बैकअप कैसे सेट करना है, चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, क्यों कट ऑफ डाउन जाएंगी, क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं जा पाते हैं, वो बहुत सौ के फाइनेंशियल इशू होते हैं, बहुत से इतने इंस्टीट्यूशन में फॉर्म नहीं भर पाते हैं, ये चीजें काउंसलिंग में मतलब वीकेंड से अपीयर्ड नहीं हो पाते हैं ज्यादा इंस्टीट्यूट के। तो ये चीजें कट ऑफ्स इन सभी चीजों पे, एक छोटे से छोटा जो माइनर जिस चीज को आप समझ के छोड़ रहे होंगे उस पे भी कट ऑफ लाई करती है कि आपकी परसेंटाइल या कट ऑफ या सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। ओके, तो ये जो जितने भी मैंने सेफ स्कोर मेंशन करे, इससे कम भी हो सकते हैं वीकेंड से 2 से 3 परसेंटाइल, और इससे ऊपर भी हो सकते हैं 1 से 2 परसेंटाइल। ऊपर 1 से 2 ही होंगे, 1 से 2 क्या, ऊपर होने के चांस कम है, लेकिन नीचे होने के चांस पूरे हैं। ये एक पॉजिटिव चीज है जो मैंने बनाया है पूरा ये जो पीरियड मतलब एक टेबल जो ये बनाया है, इस टेबल में जितने भी मतलब मैंने परसेंटाइल शो करे हैं, उनसे ऊपर तो जाने के चांस कम है, लेकिन नीचे आने के चांस पूरे हैं। एक ये पॉजिटिव चीज है। ओके, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जो हमारा मेन मुद्दा है, उस पे हम आते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। तो अगर आप अराइज में जनरल कैटेगरी से और अपने अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं, तो आपके 92 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल में अराइज में आपके 80 प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए। एससी कैटेगरी में 67 प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी में 58 प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आपका जो है 60 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। इससे कम भी थोड़ा बहुत है तो स्पॉट राउंड तक एडमिशन, स्पेशल स्पॉट राउंड वगैरह में हो जाते हैं। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट आईआईटीज एनआईटीज। ओके, तो पहले आईआईटीज की बात कर लेते हैं। 94 परसेंटाइल आपकी जनरल कैटेगरी से होना चाहिए, आप सेफ जोन में समझेंगे खुद को। 80 परसेंटाइल ओबीसी एनसीएल, 65 प्लस परसेंटाइल एससी कैटेगरी, और एसटी कैटेगरी से 57 प्लस परसेंटाइल, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 62 प्लस परसेंटाइल। अब आप कहेंगे एससी और आपने ईडब्ल्यूएस को सेम क्यों रखा? एससी का जो रिजर्वेशन है वो 15%, और जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो 10% है। ईडब्ल्यूएस में जो अपीयर्ड स्टूडेंट है इन एग्जाम वो है 2000 के करीब, और जो एसटी में अपीयर्ड कैंडिडेट है वो 5000 के करीब है, और जो एससी में अपीयर्ड कैंडिडेट है वो है आपके 6000। ओके, 6000, और एसटी में है 5000। ओके, और ईडब्ल्यूएस में 2000। तो आप अंतर लगा सकते हैं कि, और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो 7.5 है। ओके ना, 7.5 है। सॉरी गाइज, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 7.5। ओके ना, इनका रहता है 15। ओके, ये रिजर्वेशन रहेगा, टोटल जो सीट्स रहेंगी उनमें से। ईडब्ल्यूएस का रहेगा 10%। ओके, ओबीसी एनसीएल का रहता है 27%। ये मैं सेंट्रल का बता रहा हूँ, फिर स्टेट के हिसाब से घटेगा बढ़ेगा। ओके, तो ये भी चीज है। ओके, तो ये 20, और बाकी 40%, और वो बोले तो 40.5% जो सीट्स रह जाती हैं, 40.5%। ओके, 50। तो ये जो आपकी रह जाती है ये अनरिजर्व के लिए रह जाती है। इनमें बाकी अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे हैं तो वो इधर कंसीडर कर लिए जाते हैं अनरिजर्व। एनआईटीज में बात करें 78 प्लस परसेंटाइल है जनरल में, तो खुश हो जाएं, आप सेफ जोन में है। ओबीसी एनसीएल में भी अगर 65 प्लस परसेंटाइल है तो खुश हो जाएं, सेफ जोन में है, क्योंकि नीचे से भी खिसकेंगे ऊपर भी स्टूडेंट खिसकेंगे। एससी कैटेगरी में अगर 55 प्लस परसेंटाइल है, खुश हो जाएं, इवन इससे थोड़े बहुत कम भी है 1-2 परसेंटाइल, तब भी खुश रहें। एसटी कैटेगरी में आपके 48 प्लस परसेंटाइल है, आराम से हो जाएगा। 52 परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने इसलिए कम किया है क्योंकि एसटी में कैंडिडेट इतने भी नहीं है, और उनका थोड़ा हो जाता है, क्योंकि जो एसटी के कैंडिडेट होते हैं वो अक्सर ये चाहते हैं कि उनका जो रीजन है उसके आसपास ही उन्हें कॉलेज मिले, तो कट ऑफ स्लाइटली लो चली जाती है। ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 65 प्लस परसेंटाइल है तो आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। ओबीसी एनसीएल में अगर 55 प्लस परसेंटाइल है तो आराम से हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 48 प्लस परसेंटाइल आसानी से हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी में अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो और 40 प्लस परसेंटाइल है तो आराम से हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 45 प्लस परसेंटाइल पे हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको 52 प्लस परसेंटाइल है तो आप सेफ जोन में जनरल कैटेगरी से। ओके, उसके बाद बात करेंगे ओबीसी एनसीएल। हाई ओबीसी एनसीएल में 42 प्लस परसेंटाइल है तो आप आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। सॉरी गाइस, आसानी से एडमिशन हो जाएगा 42 प्लस परसेंटाइल पे। और एससी कैटेगरी में 35 प्लस परसेंटाइल पे हो जाएगा स्टेट यूनिवर्सिटी में। ओके, उसके बाद बात करें एससी कैटेगरी में 28 प्लस परसेंटाइल पे आसानी से एडमिशन हो जाएगा। और स्टेट यूनिवर्सिटीज में अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो 30 और 30 प्लस मतलब 33 प्लस परसेंटाइल पे आसानी से एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में तो अगर आपके 40 प्लस परसेंटाइल आसानी से एडमिशन जनरल कैटेगरी में, ओबीसी एनसीएल में 30 प्लस पे, एससी में 25 प्लस पे, एसटी में 18, इवन 15 परसेंटाइल पे भी हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 24 परसेंटाइल पे। तो बार बार आप लोग इस चीज को लेके पैनिक ना करें कि हमारे मार्क्स इतने थे, इतनी परसेंटाइल, इतना क्या, नॉर्मलाइजेशन हुआ है। पहली बात, नॉर्मलाइजेशन ज्यादातर स्कोर कार्ड में अप्लाई हुआ है। दूसरी बात, और तीसरी बात है जो इस बार मेरिट लिस्ट बनेगी वो थोरली
आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मैं बार-बार बताए दे रहा हूँ, उसमें मार्क्स का इस बार कोई रोल नहीं है। आपकी परसेंटाइल के बेसिस पे ही आपकी मार्कशीट बनने वाली हैं। जितनी भी आपकी, सॉरी, मार्कशीट नहीं, जो आपकी मेरिट लिस्ट आएँगी आफ्टर काउंसलिंग, जब आप अप्लाई कर देंगे, जितने भी इंस्टीट्यूट है मेरिट लिस्ट निकालेंगे, वो सभी आपकी जो है मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जो होंगी, उनका जो बेसिस होगा वो प्रॉपरली आपका परसेंटाइल ही होगा। ओके ना? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आरआई भोपाल की बात करें, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका ओवरऑल एक तो एवरेज, आपका एवरेज परसेंटाइल प्लस उस सब्जेक्ट का और परसेंटाइल मिला के फिर से एक एवरेज बन जाएगा, ये चीज़ है। ओके ना? तो जो आपकी परसेंटाइल आएगी, ओवरऑल परसेंटाइल प्लस मेजर सब्जेक्ट की परसेंटाइल। जैसे पहले होता था एनसीईटी का जो आपका प्रॉपर स्कोर होता था, फाइनल स्कोर प्लस आपका डोमेन का स्कोर, वो ऐड होता था। सेम प्रोसेस रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यू पीपल थिंकिंग कि ऐसा परसेंटाइल में है तो मार्क्स वगैरह चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एज इट इज अपना जो भी आपकी परसेंटाइल वगैरह वो फिल कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ये एनटीए और उन इंस्टीट्यूशंस की हेडक है कि वो आपकी रैंक मतलब या मेरिट लिस्ट कैसे बनाएंगे, बाकी रैंक कितनी आई है, आपकी रैंक कितनी आई है सब्जेक्ट वाइज, उसके लिए आप हमारा एक बार वीडियो देखें। सबसे पहले जो डिटेल एनालिसिस वाला है, डिटेल्ड एनालिसिस वाला जो वीडियो है, आप उसे पहले कंसीडर करेंगे। जो हमने प्रेस रिलीज है जो एनटीए की उसे दिया है, उसमें से आपको अपने सब्जेक्ट में देखनी है कि कितने बच्चे अपीयर्ड हुए और उनमें से कितने बच्चे और आपकी कितनी परसेंटाइल। उस बेसिस पे एक मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है और उस फॉर्मूला पे आपको वीडियो मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। और आप वहां से अपनी जो रैंक है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, आप अपनी रैंक निकाल के और आप अपनी एक एवरेज रैंक भी निकाल पाएंगे। सातों सब्जेक्ट की जो आपकी रैंक है उन्हें प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 7 जब कर देंगे तो आपकी एवरेज रैंक निकल के आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आप वहां से भी एक अपनी रैंक निकाल पाएंगे। तो सब्जेक्ट वाइज अभी के लिए आप रैंक निकाल पाएंगे और उसके हिसाब से आप सोच पाएंगे कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं इन दैट सब्जेक्ट, आप कौन सी जगह पर अभी स्टे कर रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट वाइज रैंक लिस्ट ज्यादा मैटर करेगी। ओवरऑल में अभी तक आपको कोई यूट्यूबर नहीं ला सकता, कोई भी वीडियो मैं अपनी क्या किसी की भी, सबकी कह रहा हूँ, कोई ऐसा मेथड है ही नहीं जिससे रैंक या आपकी कोई परसेंटाइल वगैरह मेंशन कोई कर सके या कैलकुलेट कर सके। ओके, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने जो भी डाउट है उन्हें कमेंट में ज्यादा से ज्यादा रखें, ताकि हम उन्हें भी सॉल्व करके नई वीडियो ला सकें। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें डीएम कर सकते हैं, जिनके लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अगर आप कमेंट कर देंगे वहां से भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।